अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस के इस जितना भी हमारा लेक्चर होगा इसमें हमने समझना क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। हमने ये समझना है कि ग्लाइकोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पर होती है, ग्लाइकोजेनेसिस कब होती है, ग्लाइकोजेनेसिस क्यों होती है, ग्लाइकोजेनेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है और ग्लाइकोजेनेसिस किन किन स्टेप्स से गुज़रकर हमें जो स्टोर्ड फार्म ऑफ ग्लूकोज होती है, मतलब हमारी एनर्जी को एक स्टोरेज के फार्म में महफूज कर लेती है। इन सारे स्टेप्स को, ये इस पाथवे को, या इन रिएक्शंस को, ये हम इंशाल्लाह लेक्चर के एंड तक इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम समझ चुके होंगे। आइए वन बाय वन हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको सिंपल कहते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का अमल क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। वेरी सिंपल है कि ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन सिंथेसिस। तो यही मैंने डिफाइन किया आपको कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का अमल ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा था कि कहाँ पर होता है ये प्रोसेस। हमारी बॉडी में दो जो है आर्गन हैं, एक हमारा लीवर है और दूसरा हमारा मसल्स है, क्योंकि हमने पहले भी ये बात की थी कि ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म जो होती है ग्लाइकोजन, वो कहाँ पे स्टोर होती है। ये बात मैंने कार्बोहाइड्रेट में आपको बताई थी कि लीवर और मसल्स में। तो ज़ाहिर बात है कि ये लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा। अब इन केस जो लीवर और मसल्स के जो सेल्स हैं उनमें सेल की कौन सी लोकेशन, कौन सी साइट होगी, वो हमें पता है कि सेल के कोई भी प्रोसेस, ये फॉर एग्जांपल हमारा ग्लाइकोजेनेसिस है, तो ये किसके अंदर हो रहा है, ये सेल के साइटोप्लाज्म, साइटोसोल्स के अंदर होगा। ये भी हमें समझ आ गई। अब हम देखना है कि व्हेन इट इनिशिएट द ग्लाइकोजेनेसिस, कब होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का हम कहते हैं कि जब हमने कोई भी खाना, फॉर एग्जांपल कोई फूड है, हम हैवी फूड ले लेते हैं, इंटेक करते हैं, या एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंटेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। तो अब इनके बाद जब हमने बहुत ज़्यादा खुराक ले ली और बहुत ज़्यादा हमारा शुगर भी हमने इंटेक कर ली, तो अब क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जब एक्सेस ग्लूकोज होगी तो साथ ही क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज के साथ ही उसको अब्जॉर्ब जितनी होनी थी वो हो गई, जितना यूटिलाइज होना था हो गया। अब एक्सेस क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ही एक्सेस होगा तो इंसुलिन जो है, हमारा पैंक्रियाज है, उसके बीटा सेल्स इंसुलिन को क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि जो एक्सेस होगी हमारी ग्लूकोज हमारी ज़रूरत से, वो क्या होगी कि स्टोरेज फार्म स्टोर होती जाएगी। और जब स्टोर होगी तो स्टोर किस फार्म में होगी, डायरेक्टली ग्लूकोज की फार्म में नहीं होगी। अब ये बात भी एक सवाल बनता है कि डायरेक्ट ग्लूकोज सेव नहीं होती, क्यों नहीं होती, उसको स्टोरेज फार्म में ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट होना है, या फिर जब ग्लाइकोजन ही एग्जॉस्ट हो, यानी बिल्कुल लीवर और मसल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में उन्होंने स्टोर कर लिया है, तो अभी भी अगर ग्लूकोज बची हुई है तो वो एक्सेस क्या करती हैं, वो एडिपोज टिश्यू में शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर ट्रांसफ़र होके उसको जो है फैट्स की, लिपिड्स की फॉर्म में, वहाँ पर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की फॉर्म में वहाँ पर स्टोर हो जाती है। अब ये डायरेक्ट ग्लूकोज ही क्यों नहीं सेव होती, ग्लूकोज, क्योंकि हमारा ये है कि ग्लूकोज का जो प्रोसेस है ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए, क्योंकि ये हाईली ऑस्मोटिक होती है, तो हाईली ऑस्मोटिक होने की वजह से जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो सेल्स को क्या करना शुरू कर देती है, इसकी डिस्टॉर्शन करना शुरू कर देती है हाईली ऑस्मोसिस होने की वजह से। अब सेल की लाइज होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह नेचर ने, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इसको इस हाईली ऑस्मोसिस प्रोसेस से ख़त्म करके जितना यूटिलाइज होना ठीक है, जो एक्सेस बचनी है वो सेल को नुकसान ना दे, तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर उसको महफूज कर दिया जाता है। अब अगली बात आ गई कि ये भी हमने देख लिया कि कब होती है।
अब उसके बाद है कि इस ग्लाइकोजेनेसिस का नेचर में जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसका हमें फ़ायदा क्या है हमारी बॉडी को, कि जब हमने बहुत ज़्यादा खा लिया तो उससे हमारा स्टोर हो गया। तो ये स्टोरेज जब हमने फास्टिंग की कंडीशंस में होंगे, 10 से 18 घंटे हमने कुछ खाया पिया नहीं है, और इस सूरत में यही जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ये स्टोर ग्लाइकोजन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हमारी बॉडी को क्या करेगी, हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। यहाँ तक कि हम 10 से 18 घंटे हमने एब्सेंस ऑफ एनी फूड इनटेक, कोई भी हम खुराक नहीं खा रहे, सिर्फ अकेला हम फास्ट हैं, सिर्फ फास्टिंग के कंडीशन में है, तो उस सूरत में ये ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस हुआ था, स्टोर हुआ था, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन फास्टिंग इन हिम 10 to 18 आवर्स तक, जब हम कुछ खाया पिया नहीं है तब होगा। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 इसका जो सिग्निफिकेंस है कि वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करती है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेकर ये याद रखना है फिर भी कि आपने लीवर की जो ग्लाइकोजन है वो ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करेगी, मसल्स की नहीं करेगी। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ाई है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में बताई है कि मसल्स के अंदर वो एंजाइम्स मौजूद नहीं होते जो क्या करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन एंजाइम्स के ना होने की वजह से ब्लड के ग्लूकोज के कंसनट्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं रख सकती मसल ग्लाइकोजन। अगरचे ये एनर्जी देगी सिर्फ मसल्स की हद तक, मसल की कंट्रैक्शन में, मसल की मूवमेंट के अंदर, मोबिलिटी में ये उनको एनर्जी देगी, मगर लीवर की ग्लाइकोजन हमें ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करेगी। और इसलिए जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा तो हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे आर्गन्स हैं जिनको जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ब्रेन सिर्फ और सिर्फ तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में से जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट में, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही करता है। तो इसलिए ब्रेन के लिए ग्लूकोज का नॉर्मल होना, अब फास्टिंग की कंडीशन है, अब ब्रेन ने अपना काम करना है, तो ब्रेन को कहाँ से लेगा, वो इन प्रोसेस से जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है इस प्रोसेस से ग्लूकोज को यूटिलाइज कर अपना फंक्शन को बरकरार रखेगा। अच्छा, ये काम भी, सिग्निफिकेंस भी हमें समझ आ गई। अब हमने देखना है कि ग्लाइकोजेनेसिस के लिए हर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स जैसे कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, उसका सबस्ट्रेट्स कहते हैं, उसके लिए हमने ये सारे के सारे जो ज़रूरियात होती हैं उनको हम पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। नंबर 1 ग्लूकोज, जारी बात है, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का अमल है तो जब ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज के रेजिड्यू होंगे तो आगे प्रोसेस चलेगा। नंबर 2, इन प्रोसेस को अपना स्पीड अप करने के लिए हमेशा एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं। नंबर 2, एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे। अब एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? ये एंजाइम्स आसान से हैं, पहले भी आप पिछले जो हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी इनमें से कुछ एंजाइम्स हमने पढ़े हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोकाइनेज लीवर के अंदर मोस्टली मौजूद होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज लीवर में भी मौजूद होता है, लेकिन मसल्स के अंदर यानी ऑल ओवर द बॉडी ये हेक्सोकाइनेज मौजूद होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारा जो एंजाइम्स होगा फास्फोग्लूकोम्यूटेज। तीसरे नंबर पे जो एंजाइम यूटिलाइज होगा यूडीपी, यूरिडीन या यूरेसिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज फास्फोराइलेज, ये थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज, और फिर उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, अगर हमारे से ये सवाल किया जाता है जी, पूछा जाता है जी इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो उनमें से अगर फॉर एग्जांपल एक सवाल हमारे से पूछा जाता है कि रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस, तो वन ऑफ द मेन जो हमारा की रोल एंजाइम्स है ग्लाइकोजन सिंथेज है। इसने क्या करना है, अल्फा 1,4 लिंकेज, मतलब इसने जो हमारी ग्लाइकोजन की चेन है, ग्लूकोज रेजिड्यू को आपस में जोड़कर इसने चेन बनानी है, तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो इस चेन की सिंथेसिस करेगा। इसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं। ब्रांचिंग एंजाइम्स के अंदर कौन से एंजाइम है? ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स जो हैं ये तमाम के तमाम इस हमारे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के अमल के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पर ये ग्लूकोज एंजाइम और थर्ड नंबर पर ग्लाइकोजेनिन। अब ग्लाइकोजेनिन क्या है? ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स है और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये ग्लाइकोजन का एक प्राइमर है और जो इंतहाई ज़रूरी है, इसको आगे हम तफसील से इसकी वजाहत करके बताऊंगा कि ये ग्लाइकोजेनिन
कहाँ पर और किस लिए ज़रूरी था। तो आप इतना याद करेंगे, ये प्राइमर है और ये ग्लाइकोजन प्राइमर जो है अल्फ़ा 1,4 की फार्मेशन के लिए, मतलब कि उसकी लिंकेज फार्मेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा हमें कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी इस प्रोसेस में यूटिलाइज करने के लिए। अब एनर्जी दो तरह की हमें यूज़ करेंगे, एक तो एटीपी हम लेंगे और दूसरा यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब इससे ये जो हमें एनर्जी हासिल होगी, और ये जो एडीपी और एटीपी है ये दोनों हम किस लिए लेंगे, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू, फास्फोराइलेशन। अब हमने इनको फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन के लिए यूटिलाइज करना है। वो आगे मैं आपको प्रोसेस में समझाऊंगा कि किस तरह से फास्फोराइलेशन, मतलब इससे फास्फेट लेकर हमें ग्लूकोज को फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज बनाना है, या ग्लूकोसाइल ग्लूकोज रेजिड्यू हमने उसको रेडी करना है। अब हम चलते हैं, ये प्रोसेस था हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एक थोड़ा सा मजाक में करूं कि हमें जो हमारा प्रोसेस होगा उसमें से हमें यूडीपी ज़रूरी है, हमने यूडीपी दूसरा हासिल करनी है। और यूडीपी हमने लेनी कहाँ से है, हमने यूटीपी से लेनी है। अब यूटीपी से ये बात मैं आपको इसलिए पहले समझा रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे कि हमने ये यूडीपी ग्लूकोज है वो यूटीपी से हमने के ज़रिए से हमने उसको हासिल किया है, ग्लूकोज 1-फास्फेट से हासिल किया, तो वहाँ पर हमें ये मुश्किल होगी कि पता नहीं कि यूटीपी से कैसे यूडीपी बन गई है। अब इसके लिए हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि यूटीपी से यूडीपी बनने का अमल क्या होता है। ये यूटीपी क्या है, यूटीपी में एक हमारे पास यूरेसिल होगा, ठीक है। यूरेसिल में ये हमारे पास क्या है, राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के साथ जब 3-फास्फेट अटैच होंगे तो यूरेसिल ट्राई, ठीक है, यूरेसिल ट्राई फास्फेट, इसलिए मैंने लिखा है ये हमारा यूटीपी है। अब इससे यूडीपी कैसे बन रहा है, यूडीपी बनने के अमल के दौरान क्या होगा कि इस ट्राई फास्फेट से 2 फास्फेट रिमूव होंगे और ये पायरोफास्फेट बना देंगे। अब ये 2 फास्फेट रिमूव हो गए, बाकी रह गया एक, लेकिन इसमें यहाँ पर एक ऐड किया हुआ ग्लूकोज 1-फास्फेट। अब ग्लूकोज 1-फास्फेट जब इसमें ऐड होगा तो क्या हुआ, ग्लूकोज में एक फास्फेट पहले से मौजूद है और एक फास्फेट जो यहाँ पर रह गया था वो मौजूद है, तो 2 फास्फेट मौजूद हो गए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगी यूडीपी, यूरेसिल डाईफास्फेट। अब क्यों यूरेसिल डाईफास्फेट, ग्लूकोज यहाँ पे बन गया। अब यूरेसिल डाईफास्फेट ग्लूकोज कैसे, कि ग्लूकोज 1-फास्फेट, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज 1-फास्फेट था, एक फास्फेट इसके साथ था, और जो यूरेसिल था इसके साथ 2 तो रिमूव हो गए थे, एक फास्फेट बाकी बच गया था। तो अब ये क्या बन गया, यूडीपी ग्लूकोज, मतलब यूरेसिल डाईफास्फेट, एक फास्फेट ये और एक उसके पास पहले से, तो इस तरह से यूडीपी ग्लूकोज हमें हासिल होती है यूटीपी से। अब ये प्रोसेस हम क्योंकि पाथवे में पढ़ना था इसलिए पहले समझा दिया। एक और जो बात ज़रूरी समझानी थी कि जो ग्लाइकोजेन प्राइमर की मैंने बात की है और जो ज़रूरी है किसके लिए, ग्लाइकोजन सिंथेज के लिए। और ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, वो अल्फ़ा 1,4 की लिंकेज के साथ चेन की फार्मेशन करता है। अब उसको प्रोसेस को थोड़ा सा पहले समझने बजाय इसके कि जब हम बाद में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुश्किल होगी। तो ये प्राइमर ग्लाइकोजेनिन, इसको मैंने कंसीडर किया है कि ये हमारा प्राइमर ग्लाइकोजेनिन है। अब प्राइमर ग्लाइकोजेनिन के साथ क्या होगा कि जो यूडीपी ग्लूकोज है, ये प्राइमर ग्लाइकोजेनिन को हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ एक्टिवेटर डोनर, इट्स अ एक्टिवेटर या एक्टिवेटेड डोनर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज़ में इसको ये भी कहते हैं कि इट्स अ एक्सेप्टर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब क्या है कि ग्लाइकोजेनिन ने जो यूडीपी ग्लूकोज है यहाँ से इसको एक्सेप्ट करना है। जब तक यूडीपी ग्लूकोज को वो लेगा नहीं ग्लाइकोजेनिन, तो आगे जो हमारा प्रोसेस है चेन की फार्मेशन का, जो अब हम देखेंगे, वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि ग्लाइकोजेनिन प्राइमर यूडीपी से क्या नहीं लेगा, क्योंकि एक्सेप्टर यही है, तो एक्सेप्ट इसी ने क्या करना है। अब यहाँ पर जो पहली तौर पर जो सबसे पहला, ये बात भी अभी बता दूं कि जो प्राइमर फर्स्ट यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को रेजिड्यू रिसीव करेगा, उसके लिए वहाँ पर जो एंजाइम्स की रिएक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन इनिशिएटर
सिंथेटेज, ये पहला जो ग्लूकोज रेजिड्यू रिसीव करेगा प्राइमर। अच्छा, ये बात भी हमें यहाँ पे समझ आ गई। अब इस प्राइमर से जो चेन की फॉर्मेशन आगे चलेगी वो प्रोसेस में अलग समझेंगे। तो प्राइमर में ये प्राइमर है, पहला रिसीव करने के साथ साथ अब क्या होगा कि बाकी हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यहाँ पर क्योंकि रिएक्ट करता रहेगा और क्या करेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज, क्योंकि जो चेन होती है, चेन की लिंकेज हमेशा किसकी बनती है, अल्फा 1,4 लिंकेज बनती है। तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ ये पूरी की पूरी चेन बनाता रहेगा और आखिर में क्या होगा कि हर 8 से 10 तकरीबन ग्लूकोज रेजिड्यू की जब चेन बन जाती है, यानी मैंने फॉर एग्जांपल किया 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया कि हमारे पास जो रूटीन में है कि 8 से 10 ग्लूकोज रेजिड्यू की जब चेन बन जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद एक ब्रांच बनना शुरू करते हैं। हर 8 से 10 रेजिड्यू के बाद क्या बनेगी, ब्रांच बनना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हमारे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 1 से लेके उसने 12 13 14 तक ग्लूकोज रेजिड्यू की एक लंबी चेन बन गई, तो होगा क्या, इस लंबी चेन में तकरीबन 6 से 8 या कुछ जगहों पर यह है कि 8 से 10 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद एंजाइम आएगा, ब्रांचिंग एंजाइम है, वो क्या करेगा, उसको कट कर देगा। ये मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया कि वो क्या करेगा, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होंगे, नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, जाहिर बात है ये जो एंड्स हैं ये इंगेज हैं एक दूसरे को क्या बनाने में, बॉन्ड फार्मेशन में। तो जब बॉन्ड फार्मेशन के अंदर जो हमारे एंड्स हैं, तो जो हमारा कार्बन पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप है वो बॉन्ड फार्मेशन में बिजी हो गया, तो उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड से उसको क्या करेगा, कट कर देगा। तकरीबन 8 से 10 या 6 से 8 के दरमियान के आगे वाले जितने भी होंगे 11 12 13 तक उसको क्या करेगा, वो एंजाइम कट कर देगा। अब उसको कट करके यहाँ पर क्या करेगा, लाकर 7वें 8वें या 9वें पे यहाँ पे इस पे आके क्या करेगा, पेस्ट करके क्या करेगा, ब्रांच बना देगा। तो अब ये लॉन्ग चेन चल रही थी और ये ब्रांच बन गई। अब ये सारी की सारी बातें समझने से पहले एक जो ज़रूरी चीज़ बताना है वो ये है कि ग्लाइकोजन का जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा तब तक हम इस बात को समझेंगे कि पता नहीं क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये पॉलीसैकेराइड के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको बताया कि ग्लाइकोजन हमेशा ब्रांच्ड होता है और ब्रांच के साथ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जाहिर बात है एक क्या होती है, एक तना होता है और उसके बाद उसकी शाखें होती हैं, जाहिर बात है ये उसकी ब्रांच है। अब जो लॉन्ग चेन होती है, जो स्ट्रेट चेन होती है ग्लाइकोजन की, जो मैंने बताई थी, ग्लाइकोजन की स्ट्रेट चेन में हमेशा अल्फा 1,4 लिंकेज होता है और जो ब्रांच चेन होती है इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। अब हमें समझ आ गया कि ग्लूकोज से हमने क्या करना है, ग्लूकोज क्योंकि मोनोसैकेराइड है, अब वो ना ब्रांच्ड है, वो तो सिंगल है, सिंगल यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज रेजिड्यू है। अब वो सिंगल यूनिट से हमने क्या करना है, बनना है, जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस है ग्लाइकोजन बनना। इसका मतलब सिंगल यूनिट से मोनोसैकेराइड से पहले उसको चेन भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि ग्लाइकोजन बन रही है और उसकी ब्रांच बनाना भी ज़रूरी है, मतलब कि अल्फ़ा 1,4 लिंकेज भी और अल्फ़ा 1,6 भी। अल्फ़ा 1,4 का तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन सिंथेज करता है, इसके में रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ब्रांचिंग एंजाइम अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज इसके रिस्पॉन्सिबल है कि जो ब्रांच बनती हैं। आइए हम देखते हैं कि अब ये सारे का सारा इंट्रोडक्शन के साथ साथ कब होती है, कहाँ पर होती है और क्यों होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये बातें हमने समझ ली। अब एक जो अहम बात जो सबसे लास्ट में है कि ये सारे का सारा प्रोसेस होता किस अंदाज में है, किस तरह से है, कौन सा उसका पाथवे था। अब स्टेप बाय स्टेप पाथवे जो है हम अब इसको समझेंगे। अब इसमें प्रोसेस का होने में 3-4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। इन चारों स्टेप को याद करने से हमें पाथवे समझना आसान हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। अब यूडीपी ग्लूकोज, ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए बताई थी कि जब हम ये पढ़ेंगे, ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर समझ आएगी कि यूटीपी से यूडीपी ग्लूकोज तो हमारे पास पहले थी, यूडीपी हमें कैसे आई, यूडीपी ग्लूकोज हमें कैसे मिली। तो हमने क्या कि यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी जो है, ये यूडीपी के बारे में मैंने आपको शायद यहाँ पर बताना है कि यूडीपी हमारा क्या होता है, ये ग्लूकोज एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर है।
एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर। अब एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर की वजह से क्या होता है कि, या फिर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में यह कह सकते हैं कि यूडीपी इज द सोर्स ऑफ एवरी ग्लूकोज रेजिड्यू टू एडेड इन द ग्रोइंग चेन ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्रोइंग चेन, जो ग्लाइकोजन की ग्रोइंग चेन चल रही है, वहाँ पर ग्लूकोज रेजिड्यू को ऐड करने में कौन हेल्प करता है? यूडीपी। यूडीपी ग्लूकोज सोर्स ऑफ क्या है? एडिशन ऑफ एवरी ग्लूकोज रेजिड्यू टू द ग्रोइंग चेन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये हमें हासिल कहाँ से हुआ? सिंथेसाइज कहाँ उससे हुआ? फ्रॉम द यूटीपी। यूटीपी से ये यूडीपी कैसे बना, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। अब सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, यहाँ पर हमने बात ये समझनी है कि जो हमारी चेन बननी है, चेन की जो फॉर्मेशन में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेस। लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम कैन नॉट initiate the process of, you cannot align up the glucose residue in a chain। अब ये नहीं कर सकता, इसको क्या है? It's need of primer to which the glucose residue will be added and initiate the formation of chain in the presence of glycogen synthase। सादा लफ्ज़ों में कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस की पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो ग्लाइकोजन रेजिड्यू को, ग्लूकोज रेजिड्यू को, यूडीपी रेजिड्यू को क्या करे? रिसीव करके उसको अलाइन अप करके उसकी चेन बनाए। तो उसको एक एक्स्ट्रा एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस की ज़रूरत रिक्वायर होता है, जिसका नाम है प्राइमर, और इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। तो अब इसकी मदद से क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, और इससे प्राइमर की सिंथेसिस के साथ इसको ग्लाइकोजन सिंथेस को ये एबल हो जाएगा इसके कि वो ग्लूकोज रेजिड्यू को लेकर चेन बनाना शुरू करे। तो तीसरे नंबर पे फिर क्या होगा? जब ये हो जाएगा, उसके बाद इलांगेशन ऑफ चेन। अब चेन बनने लगेगी, सारी बात है। जो ग्लूकोज रेजिड्यू आसानी से आ रहे हैं, वो एंजाइम जो है ग्लाइकोजन सिंथेस रिएक्ट कर रहा है और उसको चेन बनाना शुरू कर दिए। अब चेन के बाद ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको रिमाइंड करेंगे और इसको जहन में रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, एक तो चेन चाहिए हमें, चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज चाहिए, वो भी बन गया, चेन भी बन गई। अब इसकी ब्रांच बननी है, तो अगला स्टेप क्या होगा? ब्रांच फार्मेशन। ब्रांच में क्या होगा? अल्फा 1,6 लिंकेज होगा और उसका रिस्पॉन्सिबल जो होगा हमारा ब्रांचिंग एंजाइम ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज। आइए इस चारों स्टेप्स को याद रखते हुए हम इस पूरे पाथवे को समझते हैं। पाथवे में क्या है कि ग्लूकोज हमें रिसीव हो गया, ग्लूकोज कहाँ हुआ? फॉर एग्जांपल हम इसको कह लेते हैं कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है और ये सेल का हमारा साइटोप्लाज्म, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारा साइटोसोल है। अब साइटोसोल में हम कह सकते हैं कि ये लीवर के सेल का था, या हम कहते हैं कि ये मसल के सेल का है साइटोसोल। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ग्लूकोज इंटर हो गई। ग्लूकोज इंटर क्यों हुई? कि ग्लूकोज ने जब ग्लाइकोजन में स्टोर होना है तो अल्टीमेटली उसको लीवर या मसल्स में जाना पड़ेगा और उसके सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल के साइटोसोल में जाकर, क्योंकि ये सारा प्रोसेस होना था। अब उसमें एंट्री के लिए यहाँ पर जो इसका चैनल पे मौजूद होता है GLUT2, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन हर जो है सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती, तो यहाँ पर GLUT2 जो मौजूद चैनल्स पे रिसेप्टर्स मौजूद होने की वजह से ग्लूकोज एंटर हो जाएगी साइटोसोल्स के अंदर, लीवर और मसल्स के सेल में। अब यहाँ पर ग्लूकोज आ गई। अब इसने क्या करना है? ग्लूकोज के साथ जो रिएक्शन होगा, पहले रिएक्शन में इसको क्या होगा? ATP से ये फास्फेट हासिल करके फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज से क्या बना? जब इसने ATP से फास्फेट लिया और एक फास्फेट इसने लेकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया, तो इसका मतलब क्या था कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या हुआ? सिर्फ फास्फेट अटैच होने की वजह से इसका नाम क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। और इस दौरान जो एंजाइम रिएक्ट करेगा, मैंने पहले नंबर पर बताया था कि ग्लूकोकाइनेज लीवर के अंदर लीवर ग्लाइकोजन के प्रोसेस में, और हेक्सोकाइनेज खसूसी तौर पर मसल्स की ग्लाइकोजन के प्रोसेस में यूटिलाइज होगा।
अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का अमल आप ग्लाइकोलाइसिस में याद करें कि ग्लाइकोलाइसिस के मेरे लेक्चर में आप देख सकते हैं कि जब भी ग्लाइकोलाइसिस होती है वहाँ से टूटती है तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और वहाँ पर भी सेम एंजाइम ये यूटिलाइज होता है। लेकिन यहाँ पर अगला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है, अगला प्रोसेस तो ग्लाइकोजेनेसिस है। तो यहाँ पर आगे अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से सिर्फ एंजाइम एक म्यूटेज आएगा। म्यूटेज कौन सा है? फास्फोग्लूको म्यूटेज। उसने फास्फेट ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है सिर्फ ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 1, कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट आ गया। म्यूटेज एंजाइम क्या करता है? म्यूटेशन करता है। तो सिर्फ इतनी तब्दीली आई। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट मिल गया। अब जो यूडीपी ग्लूकोज मिलेगी ये कहाँ से हासिल होगी? यूडीपी ग्लूकोज एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूटीपी, फ्रॉम द यूटीपी एंड ग्लूकोज 1 फास्फेट। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज 1 फास्फेट ऐड हुआ है और यूटीपी से यूडीपी ग्लूकोज बनी है। तो यही बात यहां पर आ रही है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनने का अमल किस तरह होगा? इसके मौजूदगी में और यूटीपी के साथ। अब यूटीपी से 2 फास्फेट रिलीज होंगे तो पायरोफास्फेट बनेगा। पायरोफास्फेट हाईली एनर्जी क्या है कि 2 फास्फेट के इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप बनेंगे। ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं और ये एनर्जी यूटिलाइज होगी इस प्रोसेस के तब्दीली के अंदर ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनने का। 1 फास्फेट यहाँ पहले से मैंने आपको समझाया मौजूद था ग्लूकोज के पास, और 1 फास्फेट जो यहाँ से 2 रिलीज होने के बाद 1 बचा तो उससे हमें यूडीपी ग्लूकोज हासिल हो गई। अब यूरेसिल डाइफास्फेट ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट होना है ग्लाइको, इसके साथ क्या होगा? यूडीपी ग्लूकोज के साथ, क्योंकि इसने आगे हमने कहा था कि यहाँ से आगे चेन फार्मेशन। अब इसको सादा लफ्ज़ में आप समझ लें कि ये एक्टिवेटेड ग्लूकोज है के रेजिड्यू है जो अब रेडी है किसके लिए? अपनी चेन फार्मेशन, ग्लाइकोजन के लिए रेडी है। मगर इसको रेडी करने के साथ जो चेन बनाने के लिए जो एंजाइम है वो अकेला नहीं काम कर सकता, चेन बना सकता। उस रेजिड्यू को यूडीपी से ग्लूकोज को हासिल करके उसको लाइन अप नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? प्राइमर का नाम था ग्लाइकोजेनिन, जिसे कहते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स। तो ये हमने बनाया कि यूडीपी से ग्लूकोज से ये प्राइमर। अब क्या होगा? अगला प्रोसेस हमारा सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर आ गया और प्राइमर ने क्या किया कि जो पहला ग्लूकोज रेजिड्यू प्राइमर रिसीव करेगा वो किसकी प्रेजेंस में करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। तो इसकी मदद से इसने पहला प्राइमर क्या किया? प्राइमर ने यूडीपी से ग्लूकोज को रिसीव कर लिया। ठीक है, अब ग्लूकोज रिसीव हो गई, प्राइमर भी आ गया। अब ग्लूकोज रिसीव होने के साथ नेक्स्ट, क्योंकि अल्फा 1,4 लिंकेज बना के पूरी चेन बनानी थी, और मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलेटरी एंजाइम्स था जो इस चेन सिंथेसिस में और इस पूरे प्रोसेस में इसमें बड़ा की रोल प्ले कर रहा था, ग्लाइकोजन सिंथेस था। अब ग्लाइकोजन सिंथेस आएगा और क्या करेगा? एक ग्लूकोज रेजिड्यू तो अटैच हो गया था किसके साथ? प्राइमर की मदद से। अब वो मज़ीद ग्लूकोज रेजिड्यू को क्या करेगा? यूडीपी से ग्लूकोज से मजीद ग्लूकोज रेजिड्यू को लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमर और एक पूरी की पूरी चेन बनाना शुरू कर देगा। ये फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और 4, 11, 13, 14 तक उसने फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी ग्लूकोज रेजिड्यू की एक चेन स्ट्रक्चर। अब ग्लाइकोजन में से पहले नंबर पे जो चीज़ हमारी बन गई वो हमारी चेन फार्मेशन हो गई। अब ये इसे हम कहेंगे इलांगेशन, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। यहाँ पर क्या था? प्राइमर बन गया था और उसके बाद इलांगेशन ऑफ चेन। ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हमारी इलांगेशन हो गई। अब इलांगेशन के बाद क्या होगा कि एक लंबी चेन बन गई, 11, 12, 13, 14, मतलब इतने ग्लूकोज रेजिड्यू। तो हमने कहा था कि हर 8 से 10 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद या 6 से 8 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद क्या होता है कि ब्रांच बनना शुरू हो जाती है। तो अब क्या है? इलांगेशन के बाद नेक्स्ट था ब्रांच फार्मेशन। ब्रांच फार्मेशन में ये इसी तरह प्राइमर ग्लाइकोजेनिन मौजूद रहा, ये इसी तरह चेन जो लंबी चेन बन रही थी, फॉर एग्जाम्पल 8, 10, 9, हमने 11 इस तरह बन गया। तो तकरीबन 7, 8 या 9 के बाद क्या होता है? ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद एंजाइम्स आता है, जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो इसको क्या करता है? कट करता है आगे वाले ग्लूकोज नॉन रिड्यूसिंग एंड से
इसको कट किया और आगे वाले जो 6, 7, 5, 6 जो हमारे ग्लूकोज रेसिड्यू क्या हो गए, रिमूव हो गए थे, उन रिमूव होने वाले ग्लूकोज रेसिड्यू को क्या करता है, दोबारा से जो बचे हुए पहले से 6, 7, 8 फॉर मैंने वही बात की है कि 8 से 10 ये 6 से 8 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद ब्रांच बनना शुरू कर देती है। तो मैंने ये एग्जांपल के तौर पर 8वें नंबर पर ग्लूकोज रेसिड्यू जो चेन स्ट्रक्चर में अल्फा 1,4 से लिंक हुए थे, उसमें क्या किया, उसने आकर अल्फा 1,6 लिंकेज ब्रांच चेन बनाया और यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज हुआ उसे कहेंगे ब्रांचिंग एंजाइम, उसका नाम है ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में एक तो चेन भी हासिल होगी और दूसरे नंबर पे जो ब्रांच थी वो भी हमें हासिल होगी। अब क्या होगा कि मल्टीपल ब्रांचेस बनेगी। अब मल्टीपल ब्रांचेस जब बनेगी तो ब्रांच बनती जा रही हैं, तो एक ट्री लाइक, एक किसकी तरह, दरख्त की तरह, कितनी शाखें उसकी होती हैं, ठीक है, तने होते हैं, फिर आगे शाखें होती हैं। तो इसी तरह ये क्या होगा कि चेन और फिर उसका ब्रांच, चेन और ब्रांच, इस तरह से जब मल्टीपल ब्रांचेस बन के एक कम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन बन जाएगा, तो हम इसको पूरे जो ट्री लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर है, कम्पैक्ट मास बन गया, तो हमने इसको क्या नाम देंगे, इट्स अ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सफ़र ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। तो इसके मतलब ग्लाइकोजेनेसिस के मतलब जो है हम तकरीबन इन तमाम जो मैंने शुरू में बताए थे कि कब, कहाँ और क्यों और किस लिए और कैसे होती है, इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि इस प्रोसेस को आप समझ पाए होंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।